नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज एक ऐसी कंपनी के IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका बहुत दिन से सभी को इंतज़ार था। कंपनी का नाम है मोबीक्विक सर्विसेज लिमिटेड। बात करें कि यार मोबीक्विक सर्विस लिमिटेड काम क्या करती है, क्या कि हमारा जो एक स्लोगन रहता है कि भाई हम किसी भी कंपनी का IPO का रिव्यू करते हैं, हम पहले से उस कंपनी का धंधा समझ लेते हैं कि यार हम जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं वो काम क्या करती है। क्योंकि हमारा भाई मोटिव तो यही है कि हम भाई पैसा लगा रहे हैं शेयर बाज़ार में, तो हम समझ तो लें वो काम क्या करती है। तो इसका जो है ना, डिजिटल वॉलेट, फ़ोन पे वगैरह की जो सुविधा है ये प्रोवाइड करती है। जैसे तुम्हारा पेटीएम है और तुम्हारा फ़ोन पे है, वो तुम्हारा गूगल पे है, इसी तरह की ये यूज़र वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है। मतलब आपका पैसा दूसरे किसी वॉलेट में पहुंचाती है, उसके बीच में जैसे फ़ोन पे वगैरह रहता है ऐसा ही है। अगर वॉलेट की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आती है अभी वॉलेट के माध्यम से। जो वॉलेट की सुविधा देने वाली कंपनियां केवल 3 ही हैं। पहली है तुम्हारी पेटीएम, और दूसरी है तुम्हारी फ़ोनपे, और तीसरी है तुम्हारी मोबीक्विक। ये इस तरह से वॉलेट पे सुविधा देती है कि आप अपने वॉलेट में पैसा डाल लो या वॉलेट के माध्यम से आप किसी को ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। हम बात करते हैं कंपनी का इशू साइज की। तो इशू क्या है, 572 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और बात करते हैं अब थोड़ा सा बिल्कुल क्लोजली कि यह कंपनी कब बनी थी। तो ये कंपनी की जो शुरुआत हुई थी साथियों, 2009 में बनी थी ये कंपनी। 15 साल का अनुभव रखते हैं मैनेजमेंट, तो थोड़ा ये ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कोटा किस प्रकार रखा गया है। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 75% कोटा रिजर्व रखा गया है। अगर हम बात करें NII की, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। हम समझ लेते हैं कि रिटेल भाइयों के लिए कितना परसेंट कोटा दिया गया है। तो जो रिटेल भाई हैं उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। बात करते हैं कि इसके जो प्रमोटर हैं वो कौन है। जो इसके प्रमोटर हैं, एक तुम्हारा विपिन है, एक तुम्हारा प्रिंस सिंह उपासना है, एक तुम्हारा करुणा है, कृष्ण है, और कृष्ण टाक है, रूप कृष्ण टाक, ऐसे करके इनके प्रमोटर हैं। प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं कि कितने का प्राइस बैंड है। तो 265 से 279 रुपये एक शेयर के प्राइस बैंड रखा गया है, और 53 शेयर का एक लॉट है। अगर कोई रिटेल भाई इसमें IPO में एप्लीकेशन लगाता है तो उसको 53 शेयरों के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और उसकी जो प्राइस बैंक की एक लॉट की कीमत बनेगी वो बनेगी 14,727 रुपये, जितने की आपको एप्लीकेशन कम से कम लगानी ही पड़ेगी। बात करते हैं कि IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा। तो साथियों क्या है कि ये 11 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा। अगर इसकी अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट इसका 16 दिसंबर को आएगा। अगर रिफ़ंड की बात करें कि रिफ़ंड कितनी तारीख को मिलेगा, अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं, आपने एप्लीकेशन लगाई और आपका IPO में अलॉट नहीं हुआ, तो 17 दिसंबर को आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और जिसको अगर शेयर मिल जाएंगे उसके डीमेट अकाउंट में 17 दिसंबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। हम बात कर लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग क्या है। तो इसकी 18 दिसंबर को लिस्टिंग है। NSE BSE दोनों पे ही ये लिस्ट होने वाली है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंपनी का लगभग क्या अभी चल रहा है। कंपनी में लगभग 750 से ज़्यादा जो एम्प्लॉई हैं, मतलब कर्मचारी हैं, वो काम करते हैं। तो काफ़ी स्टेबल कंपनी है, 15 साल पुरानी है। थोड़ी सी एसेट वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं कि एसेट वगैरह क्या है, कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। तो इस कंपनी के जो एसेट 2022 में 423 करोड़ के हुआ करते थे, वो 2022 में 423 करोड़ के हुआ करते थे, 2023 में 826 करोड़ हुए, और 2024 में 714 करोड़ हुए। तो एसेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब कम ज़्यादा हो रहा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो जो रेवेन्यू इसका 2022 में 288 करोड़ का हुआ करता था, 2023 में 526 करोड़ हो गया, और 2024 की बात करें अभी TTM बेसिस की, तो 539 करोड़ का रेवेन्यू इसका है। अब बात करते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट वगैरह की क्या कंडीशन है। तो वर्तमान में कंपनी को 2022 में 111 करोड़ का लॉस हुआ था, ध्यान रखना। 2022 की बात करें में 111 करोड़ का लॉस हुआ था। 2023 की बात करें तो 128 करोड़ का लॉस हुआ था, और वर्तमान में जो इन्होंने अपने बैलेंस शीट में बताया है 84 करोड़ का लॉस है। मतलब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। हमने तो समझ लिया। अगर हम इसके ROC और ROE की बात करें तो साथियों मैं आपसे बोलता हूँ कि ROC और ROE उनका निकाला जाता है बेसिकली जो कंपनियाँ प्रॉफिटेबल होती हैं। तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है तो ROC ROE के बारे में तो बात ही नहीं बनती। तो ROC मतलब क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई आप अपने पैसे में कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो। ROC ये है भाई, अगर किसी कंपनी का ROC है 7 का,
तो समझ लो कि साल भर में वो 7% का तो रिटर्न प्रोवाइड कर ही रही है। ये तो लॉस में है, मतलब अपने पैसे पे 1 रुपये का भी रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही, क्योंकि तो कंपनी लगातार 3 साल से लॉस में है। इसलिए आपने ये बात भी नोटिस करी होगी, जो रिटेल का कोटा है वो 35% रहता है जनरली सभी कंपनियों में, लेकिन इसमें 10% का कोटा है, क्योंकि ऐसा सेबी का ही सर्कुलर है कि अगर कोई कंपनी 3 साल से लगातार लॉस में है तो उसमें 35% कोटा नहीं दिया जा सकता। ऐसा आपने स्विगी में भी देखा होगा, ऐसा आपने जो और लॉस मेकिंग बिजनेस आए हैं, जो लॉस मेकिंग बिजनेस आईपीओ लेके आते हैं, ऐसा आपने उसमें भी देखा होगा। और ऐसा सेबी क्या है, जो सेबी है, सेबी का ये नियम ही है कि आप अगर 3 साल से लगातार लॉस में हो तो आपको 35% का कोटा नहीं दे सकते रिटेलरों को, क्योंकि जो QIB हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए तो ठीक है, उनका तो उनके माध्यम से आप आईपीओ की एप्लीकेशन भर सकते हो, लेकिन जो रिटेल व्यक्ति है वो छोटी एप्लीकेशन लगाता है, 10 शेयर 20 शेयर या 2-3 आईपीओ के लिए लगाता है और उसको लॉस हो जाता है। तो सेबी भी यही मानती है कि भाई देखो, छोटे इन्वेस्टरों से नुकसान की क्षमता उनकी कम रहती है, तो इसलिए उन्हें 10% का ही वो कोटा देते हैं। तो अगर हम पी की बात करें, क्योंकि इसका ROC ROE तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ROC ROE तो है ही नहीं। EPS के इसकी बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो इसका अर्निंग प्रति शेयर जो है वो 14 रुपये का निकल के आ रहा है। और अगर पी की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो इसका 150 का है। और अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें कि कितने प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये आ रही है, तो ये वर्तमान में जो है 3 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रही है। अब इसके पीयर कंपटीटर की बात करें, अगर हम इसका पीयर कंपटीटर जो सिमिलर इंडस्ट्री में, सिमिलर बिजनेस में है, वो है तुम्हारी पेटीएम। तो पेटीएम का 23 का पी है और EPS जो है उसको -28 का, तो वो भी लॉस मेकिंग है। मतलब पेटीएम भी जब आया था तो एक बार अपने आप को उन्हें 2100 पे लिस्ट हुआ था, और आज मतलब ठीक है, अब तो वो दिन से रनअप दे रहा है, मतलब एक तरह से। नहीं तो बहुत अपने इन्वेस्टरों को बहुत रुलाया है उसने। आईपीओ की जो उनकी, जिस आईपीओ की एप्लीकेशन में उसने लगाए थे ना रिटेलरों ने या औरों ने, उनकी वे तक भी अभी तक नहीं आ पाए हैं, मतलब आप ये समझ लो। तो ऐसा लॉस मेकिंग बिजनेस में जर्नली होता है। हम बात करते हैं कि इसका पर्पज़ ऑफ आईपीओ का क्या है, कि ये आईपीओ क्यों लाए हैं, इस पैसे का करेंगे क्या। तो ये क्या अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। इनका जो पर्पज़ इन्होंने बताया ना कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब और बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो ये अब एक तरह से वॉलेट की वैसी सुविधा देना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, आप लोन प्रोवाइड कर देते हो, इस तरह से उसको बिजनेस में अपने एक्सपेंड कर लगाना चाहते हैं। अब हमने ऑल ओवर बिजनेस का एनालिसिस कर लिया, आईपीओ का एनालिसिस कर लिया कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक खुला रहेगा। कंपनी 2009 में बनी थी, 15 साल का अनुभव है, 572 करोड़ रुपए का इशू है। अब जनरली हम बात करते हैं कि यार इसमें आईपीओ में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। देखो, पहली बात तो ये है कि जो कंपनी 2021 में थी ना, वो उतने ही खर्चे पे है। सबसे पहली बात तो ये ना, खर्चा जो है ना अपना कंट्रोल किया। मतलब इसके जो एक्सपेंस है ना, मैं कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ रहा था, उस एक्सपेंस को जो 2021 में सपोज करो 1000 करोड़ का खर्चा था, तो वो 1000 करोड़ ही खर्चा अभी भी बना हुआ है। तो जनरली इन्होंने अपने जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में इंक्रीज़ नहीं किया होगा। एक तरह से ये ऐसा हो गया जैसे कोई नींबू है, उस नींबू को आप कितना निचोड़ोगे। अगर उसमें आपकी टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है ना, तो आप उसको एक समय के ज़्यादा से निचोड़ नहीं सकते, उससे आप फंड अरेंज नहीं कर पाओगे। तो पहली बात। दूसरा, कोई भी जो इनके अंदर जो कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है कि भैया आप दूसरे के साथ कर सकते हो। 15 साल से अनुभव है, और दो तीन जो इसके पीयर कंपटीटर है ना, उनके साथ में खड़ी है, आज भी चल रही है। अपने आप को जो डिजिटलाइज ले जा रहे हैं ये क्या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करेंगे, जैसे फ़ोन पे ने यस बैंक के साथ टाई अप किया है, औरों के साथ टाई अप किया, तो वो फ़ोन पे आदमी का नीड्स ही बन गया। मतलब आदमी का फ़ोन पे लेके चलता है, नहीं तो है भीम UPI भी है, गूगल पे भी है, बहुत से माध्यम है पैसे ट्रांसफ़र करने के, पर आदमी अधिकतर फ़ोन पे का ही यूज़ करता है। तो ये चाहते हैं कि हम भी अपने बिज़नेस को थोड़ा सा इस तरह से लेके जाएँ। कंपनी की दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि यार देखो, ये कंपनी या और भी सभी लोग डिजिटल हो गए। अब कैश बहुत कम रखते हैं। मतलब एक समय हुआ करता था, हमें याद है कि हम जब छोटे हुआ करते थे, हमारे माता पिता पैसा बैंक से निकाल के लाते थे, तो वो बाकायदा बहुत सुरक्षा के साथ में लाते थे कि कोई छीन नहीं ले, कोई बैंक से पीछे नहीं लग जाए, है ना। या उनको कोई अगर भैंस खरीदनी है, या उनको कोई गोल्ड खरीदना है, या शादी का सामान खरीदना है, तो उसको सहेज कर रखना, पैसे वो चोरी ना हो जाए, इस तरह की उन्हें बहुत जिम्मेदारी रखनी पड़ती थी। लेकिन अब जब से डिजिटलाइज हो गया, अभी भी खाते हैंक हो जाते हैं, अभी भी साइबर पैसे
अटैक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कंट्रोल हुआ। तो अभी जो डिजिटल हो रहे हैं सब लोग, उससे इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये भी अपने आप को अपग्रेड करने जा रही है। भाई ये अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। और जो पुराने प्रमोटर हैं कंपनी के अंदर, वो अपना जो हिस्सेदारी है वो नहीं बेच रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छी बात है। लेकिन कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव भी हैं। भाई नेगेटिव मुझे बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आईपीओ में आपको लगाना है कि नहीं लगाना, वो मेरे से नहीं, आप अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से पूछ के करें। मैं तो कंपनी को जर्नली जो चीज़ें अच्छी हैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ, जो बुरी है वो शेयर कर देता हूँ। तो बाकी किसी भी कंपनी में आपको आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना, वो आपका अपना डिसीजन है। फाइनेंशियली अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही डिसीजन लें। अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ ना करें, कभी भी एफएनओ ना करें, इंटरडे ना करें। और 2-3 तरीके और है, कम से कम निवेशक बने। रिटेलर को खासकर निवेशक बनने की राय देता हूँ मैं। कम से कम 1 महीने के लिए कोई भी स्टॉक को आप बाय करते हो तो 1 महीने के लिए छोड़ें और तनाव मुक्त ज़िंदगी जिएँ। ऐसे रोज़ खेलो इंडिया खेल का भाग बनोगे तो नुकसान खा जाओगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव बात भी कर लेते हैं। तो पहला तो नेगेटिव यही काफ़ी है, सब पे भारी एक ही, कि कंपनी लॉस मेकिंग है। भाई आपको अभी खुद का अपने का लॉस का पता नहीं है। अब तुम कब खुद प्रॉफिट में आओगे तब तुम अपने प्रमोटर को दोगे। दूसरा कि आपके पास में ऐसा कुछ यूनिक नहीं है कि जो औरों के पास नहीं है, कि यार तुम्हारे ही पास है बस दूसरे किसी के पास है ही नहीं। भाई तुम फ़ोन पे की सुविधा दे रहे हो तो फ़ोन पे है, गूगल पे है, दुनिया भर के तमाम ऐप चल गए हैं आजकल। तो तुम्हारे पास में ऐसा कोई यूनिक बिजनेस मॉडल है नहीं, पहली बात तो। दूसरी क्या, कंपनी के पास में कुछ केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं, टैक्स के केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो मेरा ये भी बताने की जिम्मेदारी है कि जिस कंपनी में आप आईपीओ लगा रहे हो उसके ऊपर केस भी चल रहे हैं। कुछ टैक्सेस वगैरह के केस हैं, कुछ क्रिमिनल केस हैं, और ये जो इसकी होल्डिंग है ना वो बहुत कम रह जाएगी। मतलब ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव है, ये भी एक नेगेटिव कंसर्न का विषय है। आपको आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपका अपना डिसीजन है। जो आपको जो भी करना है वो अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से पूछ के ही करें। एफएनओ ना करें, इंट्राडे ना करें, निवेशक बने। कम से कम करना ही है तो स्विंग ट्रेड करें। शेयर बाजार में आप आओगे नुकसान कर लोगे, बिना पढ़े आओगे। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंपनियों का एनालिसिस करो, बिजनेस मॉडल पढ़ो, उनकी बैलेंस शीट पढ़ो, उनकी डीआरएचपी पढ़ो, कौन कॉल सुनो। उसके बाद में आप अपने पैसे को वहाँ पे झोंको। आप किसी ने कोई टिप दी, टिप कुछ नहीं होती। आपने बोला यार उसने ये बोले खरीद लो, नहीं खरीदना। भाई सिंपल सी बात है, तो धंधा क्या करती है वो, धंधा क्या फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा। तुमने पता चला रामसंस का कोई कंपनी का शेयर बाय कर लिया और रामसंस ने अपनी रेडियो बनानी बंद कर दी, क्या करोगे। तुमने एचएमटी घड़ी का शेयर बाय कर लिया, एचएमटी ने अपनी घड़ियाँ बनानी बंद कर दी, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, क्या करोगे। तो ऐसा नहीं करना। आपको अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ नहीं करना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ोगे तभी आप इस मार्केट में आगे सक्सेस कर पाओगे। साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।